गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 ये वो काला दिन था जब सिडनी रोलेट द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, जिसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट जो था ये बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता था, यानी कि यदि किसी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस एक्ट के तहत तो उसको ना तो वकील करने का अधिकार था, ना ही कोर्ट में उसकी कोई दलील सुनी जाती थी। यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो भी कोई जाता था उसको राजद्रोह का केस लगाकर रोलेट एक्ट के अंडर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जब लोग इसका विरोध करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं तो अंग्रेजों को भनक लग जाती है और वो एक इतना बड़ा नरसंहार करते जो कि इतिहास के पन्नों में बहुत ही काले अक्षरों से लिखा गया है। तो आज हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, नरसंहार क्यों हुआ था, उसके पीछे की क्या वजह थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक कविता है इसके बारे में लिखी गई है वो पढ़ते हैं। गूंज रही थी चार दीवारी तब इंकलाब के नारों से, सहम उठा जब पूरा भारत डायर के अत्याचारों से। क्या बूढ़े क्या बच्चे भोले क्या महिलाएं दीवानी थी, जब जलियांवाला में लिखी खूनी कलम ने कहानी थी। देखिए कितनी अच्छी कविता लिखी गई है। जलियांवाला जो बाग है उसके ऊपर इतनी अच्छी कविता लिखी गई है कि आपको भी सुनकर ऐसा लगेगा कि उस समय वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा। ठीक है, आतंक दमन उत्पीड़न का जब चक्र चलाया जाता है, निर्दोष मनुष्यता का जी भर जब रक्त बहाया जाता है, इतिहास गवाही देता है चलती न सदा मनमानी है, परिवर्तन आकर ही रहता है रंग लाती हर कुर्बानी है। अब देखते हैं कि ये कारण क्या था। दरअसल 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। और इस एक्ट को सिडनी रोलेट एक जज थे और उसी के नाम पर इसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं इसका नाम है सिडनी रोलेट। ठीक है, ये एक ब्रिटिश जज था जिसने भारत में जो आंदोलन हो रहे थे उसको दबाने के लिए, ताकि जो भारतीय लोग हैं वो आंदोलन ना कर पाए, तो उनको एक तरह से रास्ते से हटाने के लिए इसने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिसमें ना तो वकील होता था और ना ही किसी तरह की कोई उनकी दलील सुनी जाती। यानी कि ये कोई भी क्रांतिकारी यदि कोई इनको खटकने लग जाता था तो वो उसको उठाकर जेल में डाल देते थे जबरदस्ती। तो इसके विरोध के लिए 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में जो लोग हैं रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, बैसाखी के दिन अंग्रेज फौज की एक टुकड़ी ने ब्रिगेडियर जनरल आर.एच. डायर के आदेश पर रोलेट एक्ट का शांति से जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यानी कि अमृतसर में एक जगह है, उस जगह में जो भारतीय लोग हैं वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के नेता होते हैं, जो कि रोलेट एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके विरोध में वो क्या कर रहे थे, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। और इस सभा का मतलब अंग्रेजों ने क्या निकाला कि ये हमारा विरोध करने के लिए कोई हंगामा करने वाले हैं। तो इस कारण क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो आर डायर था, जनरल आर डायर, उसके आदेश पर जो पंजाब में एक गवर्नर था, गवर्नर का नाम था ओ डायर। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। इसने क्या कर दी, जो यहाँ पर लोग शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे, उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। और इस गोलियों के कारण इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा निहत्थे स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जान बचाने के लिए सैकड़ों महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे वहां पर एक कुआं था उसमें जाकर कूद जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था जलियांवाला बाग कि क्यों हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे ताकि वो एक जगह इकट्ठा होकर अपनी दलील सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन जो आर डायर था, भारत का जो जनरल था, ब्रिगेडियर जनरल था, उसने ओ डायर को आदेश दिया। दोनों ही डायर थे, ओ और आर और ओ। आर जो था ये ओ को आदेश देता है कि तुम वहां पर जाकर गोलियां चलाओ। तो इसके कारण वहां पर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा नरसंहार हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, जब नरसंहार हुआ था उसके बाद की ये तस्वीर है जलियांवाला बाग की, किस तरह से ये बेजान हो चुका है, सब कुछ उजड़ चुका था। ठीक है,
और ये वो जगह है जहां पर लोगों पर गोलियां चलाई गई, इस जगह से लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। ये देखिए यहां पर हमें गोलियों के निशान भी दिखाई देते हैं। यही वो जगह है जहां पर भारतीय निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। जब आप कभी अमृतसर ये जो जलियांवाला बाग है इसमें घूमने जाते हैं तो वहां पर हमें इस तरह के संदेश लिखे हुए मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो दीवार दिखाई गई है, ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों का अपना एक अलग महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि इस दीवार पर 28 चिन्ह हैं गोलियों की, जिसे जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यानी कि ये जो जगह हमें दिखाई दे रही है इस पर 28 निशान है बुलेट के, जो आज भी सरकार ने यहाँ पर एक तरह से बचाकर रखे हुए हैं। मतलब हम देख सकते हैं आज भी कि उस समय की जो घटना रही होगी वो कितनी विभत्स दृश्य रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये वो सभी निशान जहां पर गोलियां चलाई गई हैं। और ये वो कुआं है जिसमें लोग कूदकर अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि गोलियों से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि शायद कुएं में बचकर हमें गोली ना खानी पड़े, और इस वजह से जो उस बाग में एक कुआं था उस कुएं में कूदकर क्या दे देते हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये देखिए इसको शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। आज इसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है सरकार ने, मरम्मत वगैरह करवा के। ठीक है, यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया गया है। अब उस वक्त जब जलियांवाला बाग हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। कौन था? भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक है, और उस समय चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य थे जिसका नाम था शंकर नारायण। शंकर नारायण जो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो वो चेम्सफोर्ड की जो वायसराय की काउंसिल होती है उससे अपना इस्तीफा दे देते हैं। अब इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है हंटर आयोग, हंटर कमीशन। हंटर आयोग ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि यहां पर 1650 गोलियां दागी गई थी। ठीक है, और ये गोलियां जो हैं ये इनफील्ड .303 बोल्ट एक्शन यानी कि एक राइफल जो इतनी रेंज की है उसके द्वारा चलाई गई थी। और AK-47 राइफल की सामान्य मैगजीन में कुल 30 गोलियां आती है। मतलब यहाँ पर जो फायर किए गए थे वो 55 मैगजीन गिनी गई थी, मतलब इतनी मैगजीन खाली की गई थी यहाँ पर। लेकिन जो हंटर आयोग है ना इसने सही जो रिपोर्ट है वो नहीं बनाई। ठीक है, अब इसी के लिए भारतीय लोगों ने भी अपनी तरफ से एक जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। ये बनाई थी भारतीयों ने कि असल में वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि अंग्रेज कभी भी अपनी कमी नहीं बताएंगे कि जनता को इतना यहाँ पर बुरे तरह से लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए भारतीयों ने अपनी एक कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां पर 300 नहीं 1000 के लगभग लोग मारे गए हैं। ठीक है, साथ ही उस समय गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक मुहैया करवाए उसी के साथ इतना जुल्म किया गया। मतलब पंजाब ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा सैनिक भेजे थे अपने यहाँ से, और उसी के यहाँ पर इतना विभत्स इतना खतरनाक जो नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया गया है वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से निंदनीय है। तो महात्मा गांधी ने इसकी बहुत निंदा की, और जो केसरे हिंद की उपाधि थी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, केसरे हिंद की। ठीक है, वो उपाधि इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दी। लो हमें नहीं चाहिए, यदि आप इस तरह के नरसंहार करते हैं तो हमें आपकी उपाधियों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और इसी तरह जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी वो वापस कर दी। ठीक है, अब इसका जो बदला लिया जाता है वो बदला लेते हैं हमारे एक वीर सैनिक इसलिए क्योंकि उन्होंने सैनिक जैसा ही एक वीरता का कार्य किया है, जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह जो है जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय ये 5-6 साल के थे और इनकी आंखों के आगे ये भयंकर हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं डायर को छोड़ूंगा नहीं। तो इन्होंने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार दी।
जलियांवाला बाग जो नरसंहार किया गया था उस समय ये 5-6 साल के थे और इसमें उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जब तक इस डायर को खत्म नहीं करूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा और मुझे ना तो मरने से डर लगता है ना ही फांसी की सजा से। ठीक है, और इन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर ये उसको अंजाम देने के लिए निकल पड़े। अब होता यह है कि इस घटना का जो जिम्मेदार होता है वो होता है जनरल डायर जिसने आदेश दिया, और मारता कौन है? पंजाब का जो गवर्नर होता है ओ डायर, वो गोलियां चलाता है। ठीक है, तो ये इससे दोनों की दुश्मनी होगी, मतलब जो उधम सिंह थे वो दोनों को ही मारना चाहते थे, लेकिन जो जनरल डायर होता है वो तो ब्रेन हेमरेज के कारण खुद ही 1927 में निपट जाता है। अब बचा कौन? ओ डायर। ओ डायर जो है अब ये उधम सिंह जी के निशाने पर आ जाता है। अब इसको मारने के लिए 6 साल तक लंदन में रहते हैं और आखिरकार ये जो अपना बदला होता है, जो देश के लोग निहत्थे मारे गए हैं उनका बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को जो आर डायर है, जो पंजाब का गवर्नर था उस समय, उसको उड़ा देते हैं, मतलब उसको मार देते हैं। और ये करते क्या है, ये जो बुक थी, बुक में पिस्तौल छुपाकर लेकर जाते हैं और वहां पर जो जनरल डायर होता है, आर डायर होता है, वो भाषण देता रहता है। मतलब एक कमेटी हो रही होती है, बैठक हो रही होती है, और उसमें क्या करता है वो, मतलब भाषण देके जस्ट आए होता है। तो इतने में उधम सिंह जी वहां जाते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण जो डायर है, आर डायर है, वो तुरंत ही मर जाता है। उसके बाद में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जी को पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन वो फांसी से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, आई डोंट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि मैं फांसी की सजा से नहीं डरता, मुझे कोई डर नहीं है। मेरा देश जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के कारण एक तरह से बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है, और यदि मुझे मृत्युदंड भी दिया जाता है तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं गर्व से अपनी जिंदगी जो है वो देश पर न्यौछावर करने में अपना ही गर्व मानूंगा, अपना गर्व जो है वो शहीद होना मानूंगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक कविता लिखी गई थी उस वक्त में कि जुल्म डायर ने किया था रंग जमाने के लिए, हिंद वालों को मुसीबत में फंसाने के लिए, खून से पंजाब के डायर की लिखी डायरी रूबरू रख दी मेरी तबीयत जलाने के लिए, बागी जलिया में शहीदों की बने गए यादगार, जाएंगे आसी के वतन आंसू बहाने के लिए, हम उजड़ते हैं तो उजड़े वतन आबाद रहे, मर मिटे हैं हम अब वतन आजाद रहे, वतन की खातिर जो अपनी जान दिया करते हैं मरते नहीं हैं वो हमेशा जिया करते। तो ये एक कविता लिखी गई थी जनरल डायर के ऊपर। ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, यानी कि इसको जनता के सामने आने नहीं दिया इस कविता ने। अब अंत में एक कविता के साथ इस लेक्चर का समापन करते हैं कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग पर लिखा है। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के आंसू बहाना। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक कवयित्री रही है हिंदी की, उन्होंने जलियांवाला बाग पर एक बहुत ही मार्मिक कविता लिखी है। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्यों हुआ था, क्या कारण था। हमने देख लिया कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध में ये लोग इकट्ठा हुए थे, जिसको जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज डायर होता है, ठीक है, उसके हुक्म पर आर डायर होता है, वो गोलियां चला देता है, जिसके कारण 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।